यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 32 देखेंगे, ठीक है, टेस्ट नंबर 32 और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से 8वां पेपर होगा ये, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग 31 नंबर पेपर तक देख चुके थे और यहाँ पर फुल लेंथ 7 तक यहाँ पर कवर किया था। ओवरऑल यहाँ पर आज 32वां पेपर होगा और जो फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 8वां पेपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फुल लेंथ 9 देखेंगे और यहाँ से 10वां भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर देख रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ठीक है, और इन्वायरमेंट और यहाँ पर जनरल साइंस जो है वो, तो यहाँ पर सब जितने सब्जेक्ट हैं सबके यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, झुग्गी बस्ती सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, इनमें से कितने विषय पर, जो कितने विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में सूचीबद्ध है। आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर। ये सूचीबद्ध है, केवल 2 यहाँ से जो है वो सूचीबद्ध है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कृषि वानिकी इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसमें यहाँ पर 1992 में यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा का प्रदान किया था और 11वीं सूची यहाँ पर जोड़ी थी इसमें, ठीक है। और इसमें पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय यहाँ पर शामिल किए गए थे, ठीक है। और स्कूल यहाँ पर 29 है, जैसे कि कुछ शक्तियाँ इसमें प्राप्त होती हैं। कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी, है ना, कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी हो गया, और आपका मृदा संरक्षण को लेकर के, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गया, ये हो जाएगा। और यहाँ से आपका जो बोला झुग्गी बस्ती सुधार, ये नहीं होगा, और जन्म मृत्यु का पंजीकरण ये भी यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जन्म मृत्यु जो पंजीकरण है ये आपका 12वीं सूची में है, राइट। और क्या था इसमें, झुग्गी जो झोपड़ी वाले, इनका उन्नयन, और यहाँ से ये भी आपका 12वीं सूची में था 74वें संविधान संशोधन में, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि 73वें संविधान संशोधन में कौन कौन से यहाँ पर शामिल थे, है ना, तो यहाँ से ऐसे हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन 11वीं सूची पूछा है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 2 बातें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से, मेघों की निम्नलिखित जो प्रकार उसका विचार करना है। कपासी मेघ, पछाब मेघ, जो वर्षा स्त्री मेघ होता है वो, और स्त्री जो मध्य मेघ वो, इनमें से मेघ बोला कितने यहाँ पर मूल रूप से उच्च मेघ 6000 से ऊपर के जो रूप होते हैं उसमें वर्गीकृत किया गया है। उच्च भूमि के जो मेघ है उनको किस में वर्गीकृत किया गया बताना है। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो देखो ये जो पछाब जो मेघ स्त्री है ना, मेघ मध्य मेघ जो, ये क्या होता है, ये उच्च स्त्री जो मेघ होता है इसमें पछाब उपसर्ग वाले मेघ ऊंचाई पर, जैसे कि 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। ये बर्फ से क्रिस्टल से बने होते हैं और प्राय सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल के जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपका हो जाएगा यहाँ से एक स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा, कौन सा, पछाब स्त्री मेघ इसका सही आंसर होगा, सेकेंड वाला, ठीक है। वर्षा स्त्री में क्या होते हैं, देखो वर्षा स्त्री जो मेघ होते हैं ये क्या होते हैं, ये गहरे और भूरे रंग के वर्षा मेघ होते हैं और जो आमतौर पर कम ऊंचाई वाले 2000 तक, ठीक है। और कपासी मध्य मेघ क्या होगा, कपासी जो मध्य मेघ है ये आपका 2000 से 6000 के बीच पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा 6000 से ऊपर पूछा है, 6000 से ऊपर आपका सिर्फ 2 सेकंड वाला स्टेटमेंट होगा, एक बात इसी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से, कोयला नियंत्रक जो है संगठन CCO के बारे में शेयर करना है। ये भारत में कोयला की श्रेणी और विनिर्देश निर्धारण करने के लिए पर जिम्मेदारी उठाता है। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, आप देखो जो ये मेघ वाला क्वेश्चन था ना, मेघ बादल वाला, उसको आप एक फिगर से अगर देखोगे ना तो एक बार माइंड में सेट हो जाएगा आपके, राइट। तो उसका जो पिक्चर है मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप देखोगे तो देखते ही आपको माइंड में फिट हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी, रटोगे नहीं, क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा वो। पहले यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, ये उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने और कोयले की गुणवत्ता मानकों का प्रवर्तन को सुनिश्चित करता है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो कंपनी होती हैं उसकी तरफ बेचे जाने वाले कोयले मूल्य का निर्धारण को नियंत्रित करेगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि CCO कोयले की कीमतों का विनियमन नहीं करता है और भारत के कोयले की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रण मुक्त कर दिया गया और यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है और यहाँ पर निजी कंपनियां हैं, बाजार हैं, उसकी स्थिति सरकार के जो निर्देश होते हैं उसके आधार पर चलेंगे, ठीक है। तो तीसरा गलत है। चौथा, ये कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 3 बातें करेक्ट है, 1, 2 और 4 ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है उसकी तकनीकी में दिए गए संबंध में विचार करना है। उसके आधार पर जो अनुक्रम है उसमें अगले सबसे संभावित यहाँ पर शब्द पूर्वानुमान लगाना शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस तकनीक का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आंसर आ जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर। यहाँ से भाषा मॉडलिंग इसका सही आंसर होगा, 4th का, क्योंकि भाषा मॉडलिंग को विशेष रूप से एक मॉडल को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो शब्दों के संदर्भ के आधार पर अनुक्रम को अगले शब्द
या टोकन जो होता है उसका पूर्वानुमान लगाता है। ठीक है, ये जनरेटिव प्री ट्रेंड यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, उसकी जैसी तकनीकों पीछे मूल तंत्र होता है। यह भाषा मॉडलिंग सामान्यतः रिंग रेट न्यूरल नेटवर्क या ट्रांसफार्मर जैसे जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम उसका उपयोग करके की जाती है। इन मॉडलों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त पाठ वाले बड़े जो डेटा सेट होते हैं उसको प्रशिक्षित किया जाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका चौथे का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर बाजार स्थिरीकरण योजना जो होती है उसके रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 5वें का करेक्ट आंसर, ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तरलता प्रबंधन के लिए विकसित किया गया एक उपकरण होता है। ठीक है, ये क्या होगा? यहाँ से 5वें का करेक्ट आंसर होगा। और इसमें मौजूदा टर्जीबल दिनांकित प्रतिभूतियां के सभी गुण भी मौजूद होते हैं। इसे देश के आंतरिक और केंद्रीय सरकारी ऋण का हिस्सा भी मान सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो इसके। क्वेश्चन 6 है, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रों पर विचार करना है? देखते हैं, हिमालय, मध्य अटलांटिक कटक, एंडीज पर्वत, सेंट एंड्रियासिस फॉल्ट। इनमें से कितने जो हैं मुख्यतः अभिसारी प्लेट की सीमाओं के संबंधित होंगे? अभिसारी प्लेट जो सीमाओं के संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का यहाँ से। ये इसमें से देखो अभिसारी से जो शामिल होंगे, मध्य अटलांटिक कटक जो होता है, मध्य अटलांटिक कटक, ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि किसना, ये आपको हो जाएगा अपसारी प्लेट की सीमा का एग्जाम्पल है। ठीक है, और सेंट एंड्रियास फॉल्ट ये किसका है? ये एग्जाम्पल है रूपांतरित प्लेट का, लेकिन पूछा क्या अभिसारी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बचा कौन सा? यहाँ पे बचा हिमालय। हिमालय आपका अभिसरण से निर्मित है, मतलब यहाँ पर अभिसारी हो जाएगी और यहाँ से एक आपका एंडीश हो जाएगा, है ना। 2 बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। 1 और 2 करेक्ट हो जाए, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर 2 बातें इसके सही है। ध्यान रखना कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है वो कौन सा होगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, संशोधित यहाँ पर जो भूकंप डिजाइन है उसके द्वारा कोड 2005 में संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा अधिसूचित किया गया है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर वो जो आधिकारिक संस्था है जिसने नवंबर 2025 में संशोधित भूकंप डिजाइन कोड विशेष रूप से IS 1893/2025 को अधिसूचित किया था, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसके अंतर्गत एक नया उच्चतम जोखिम वाला भूकंपी जोन 6 जोड़ा गया है, सेकेंड बात करेक्ट है, पहला भी सही है। तीसरा, ये 5 भूकंपी क्षेत्रों का पूर्व वर्गीकरण का स्थान लेता है, तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये पूर्व वर्गीकरण में 4 भूकंप जोन थे, 2, 3, 4, 5, न कि 5 थे, है ना। ऐसा था 2, 3, ठीक है, 4 और 5, ये 5 नंबर तक हैं, 2 से पहला नहीं है, याद रखना है। बहुत लोगों ने पहले से 5 ऐसा सोचा है कि 5 है तो पहला होगा, या पहला टीचर लिखाना भूल गया हो, या मिसप्रिंट हो गया, बहुत लोगों ने सोचा है, नोट्स में देखा है ना, लेकिन कितना है? 2, 3, 4, 5 ही होता है। ठीक है, याद रखना है। पहले यहाँ पर संशोधन में एक जोन को 2 में मिला लिया गया था, इस वजह से क्या है, ये 2 एक साथ हो गया, जिसका अर्थ होता है 2025 में अपडेट से पहले केवल 4 सक्रिय जोन थे और नया कोड इसे 5 सक्रिय जोन तक विस्तारित करता है। कौन सा? जिसमें 6 जोड़ दिया गया, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, 1 नहीं होगा, 6 जोन ऐड कर लिया गया, 1 को 2 में समराइज कर लिया गया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 7वें का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निम्नलिखित झीलों पर विचार करना है। पंचपदरा झील और यहाँ पर तसोकार, काली वैली झील, इनमें से कितने झीलें ताजे जल की झील है? करेक्ट आंसर 8वें का हो जाएगा ताजे जल की, इसमें से कोई यहाँ पर ताजे जल की झील नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएंगे क्योंकि काली जो वैली झील है ये, या काली वैली लगून, ये भारत की सबसे सर्वाधिक जो लमड़ी वाली या खारी जल की बोल सकते हो, है ना, तो साल्टी, है ना, तो क्या होगा? काली वैली यहाँ से गलत हो जाएगा। तसोकार जो भारत की सर्वाधिक लमड़ी वाली झील है भी आपकी गलत हो जाएगी, और पंचपदरा झील जो है ये भी आपकी क्या, भारत की सबसे ज़्यादा लमन वाली यहाँ पर झीलों में से एक मानी जाती है। आंसर तीनों गलत है, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद जो है उसके बारे में विचार करना है। इसे भारत में कौशल विकास के सर्वोपरि विनियामक रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इसकी स्थापना 2018 में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय उसके तहत हुआ था। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, ये शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है, मैंने बताया आपको, ये कौशल विकास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उद्यमिता मंत्रालय जो है उसमें, दोनों बातें गलत हैं। राइट, आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत। तो इसका काम होता है कि ये पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती हैं उनको मूल्यांकन करना, एजेंसी को देखरेख करना। दोनों गलत हैं, डी आंसर है। क्वेश्चन 10 है, आय के जो चक्री यहाँ पर प्रवाह उसके बारे में विचार करना है। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, भूमि के लिए किराए पर भुगतान, श्रम के लिए यहाँ पर मजदूरी का प्रवाह। इसमें से बोला है कि कौन सा कितने जो हैं ये वास्तविक प्रवाह माने जा सकते हैं।
वास्तविक प्रवाह माने जाते हैं, वो कितने होंगे यहाँ से। देखो वास्तविक चक्रीय प्रवाह या उत्पाद जो प्रवाह होते हैं ये वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को वास्तविक चक्रीय प्रवाह के रूप में जानते हैं। इसे वास्तविक वस्तुओं को शामिल करने के लिए इन्हें वास्तविक चक्रीय कहा जाता है, ठीक है। इसे यहाँ पर उत्पाद प्रवाह भी कहते हैं, पहली बात करेक्ट है। सेकंड, भूमि के लिए किराए का भुगतान, सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि चक्रीय आय का प्रवाह या मुद्रा चक्रीय प्रवाह जो होते हैं ये क्या होते हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं के कारक को मुद्रा के आधार पर मूल्य प्रदान करता है, ठीक है। और परिवारों, फर्मों, भूमि का किराया, श्रम मजदूरी, पूंजी के लिए, ब्याज उद्यमिता के लिए, है ना, ये सब में क्या होता है, फर्मों की आपूर्ति द्वारा लगाई गई वस्तुओं का सेवाओं का भुगतान करते हैं, ठीक है। और उनके बीच यहाँ पर जो मुद्रा होता है वो चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका एक बात से इसकी करेक्ट है, राइट। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, मैकमोहन रेखा और मैकडोनाल्ड रेखा के बारे में विचार करना है। वे रेखाएं जिनके आगे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जैव विविधता भारी कमी होती है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि देखो मैकमोहन जो रेखा है ये क्या है, ये भारत चीन की सीमाओं के बीच निर्धारण करने वाली एक रेखा है, सिंपल सी बात है सी, है ना। बहुत लोग फंस जाएंगे इसमें, तो क्या होता है यूपीएससी का ट्रैप है ना, फंसना नहीं है यहाँ से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि सोचिए इतना सरल तो क्वेश्चन दे नहीं सकता है कि यहाँ पर पूछ लेगा ऐसा, है ना, तो ये सबको पता है इसलिए। आते हैं क्वेश्चन 12, निकट मुद्रा जो नियम पर बने उसके बारे में। इसका तात्पर्य उन यहाँ पर गैर नगद उत्पाद जो संपत्ति होती है उनसे यहाँ पर निम्नलिखित आसानी से नगदी परिवर्तित है जो वो कर सकते हैं, ठीक है। इनका तात्पर्य होता है कि जो गैर नगद पर संपत्ति होती है उनमें आसानी से नगदी को परिवर्तित किया जा सकेगा। पहला क्या होगा, पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जमा प्रमाण पत्र निकट मुद्रा का एक उदाहरण होता है, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि निकट मुद्रा पर संपत्ति के उदाहरण जो होते हैं बचत खाते, जमा प्रमाण पत्र, विदेशी मुद्राएं, मुद्रा बाजार जो खाता है, ठीक है, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। आंसर क्या होगा 12वें का 1 और 2 सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उद्योगों एवं जो यहाँ पर प्रतिष्ठान ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी उसके बाद लागू करने के लिए योजना के बारे में विचार करना है। इसका कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बी द्वारा किया जाता है। पहला क्या होगा, 13वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। इसका मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सुरक्षा कौशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उद्यम में पंजीकरण एमएसएमई ही इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3 सब यहाँ से करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 14 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का प्रतिज्ञान करता है। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर, एक तो अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, और आपको हो जाएगा राज्यपाल, अध्यक्ष राज्यपाल इसका 14 का करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2 और 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी महासंघवाद की विशेषता बताता है। आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर, सहसंघवाद जो होता है, सहसंघवाद ये एक राजनीतिक सिद्धांत का ढांचा है जिसका उद्देश्य गहराई से विभाजित या विविध समाजों के जो संघर्ष को समर्थन करना और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना। इसकी विशेषता सत्ता साझाकरण, व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न समूहों की भागीदारी होती है। तो पहला क्या होगा, पहले यहाँ से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा विभिन्न समूहों के बीच सत्ता का साझाकरण। ये हमारा क्या होगा, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के संबंध में ये सहसंघवाद है, उसके बारे में एकदम करेक्ट बात बताता है। सत्ता साझाकरण होता क्या है, सत्ता साझाकरण होता है ये समाज के भीतर विभिन्न समूह समुदाय के बीच राजनीतिक सत्ता साझाकरण पर जोर देता है। और समावेशी शासन क्या होता है, जो समावेशी शासन होता है ये होता है कि जैसे सहसंघवाद होता है ना, इसको निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सामाजिक समूह को शामिल करना, एक तरह से उसको प्रोत्साहन करना। तो तीनों पॉइंट आप लिख लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आंसर डी। क्वेश्चन 16 नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की रियासतों की स्थिति के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। भूमि कर का बोझ आमतौर पर ब्रिटिश शासन की या ब्रिटिश भारत की तुलना में अधिक होता है। पहला क्या होगा, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वहाँ विधि के शासन और नागरिक स्वतंत्रताएं आमतौर पर काफ़ी कम थी, सेकेंड बात भी करेक्ट होगा। तीसरा, शासकों के पास निजी उपयोग के लिए राज्य के राजस्व पर अधिकार होते थे, ये बात गलत है, क्योंकि शासकों को राज्य राजस्व का व्यक्तिगत उपयोग करने की असीमित स्वतंत्रता प्राप्त थी, ठीक है, नागरिक को पूरी स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, है ना। और दिखावटी जनशैली को देखने को मिलता था, ठीक है। तो क्या होगा 1 तो यहाँ से करेक्ट होगा, तीसरी बात गलत है।
क्योंकि यहाँ पर यहाँ शासकों को राज और राजस्व के व्यक्तिगत को उपयोग करने की असीमित शक्ति स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। यहाँ पर सीमित लिखा हुआ है ना, या कम, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, अच्छा तीसरा वाला था ना ये, तो 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गैस हाइड्रेट के संबंध में विचार करना है। ये जल और गैस से बने यहाँ पर जो क्रिस्टलीकृत ठोस पदार्थ हैं उसमें मीथेन की बड़ी मात्रा होती है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये केवल समुद्र तल के नीचे स्थित समुद्री अवसादों में ही पाया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर गैस हाइड्रेट महाद्वीपीय सीमाओं के साथ समुद्री अवसादों को व्यापक रूप से पाया जाता है। वे स्थायी तुषार क्षेत्रों को कभी भी गहरी झील जो थी अवसादों में पाए जाते थे। सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास और कृष्णा गोदावरी तटीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण भंडार पाए गए थे। तीसरा करेक्ट है। 1 और 3 ए। क्वेश्चन 18 यहाँ से, मिल्क वीड जो है उसके बारे में क्या होगा? ये मोनार्क तितली किस प्रकार की सहायता करती है? मिल्क वीड मोनार्क तितली किस प्रकार की सहायता करेगी? करेक्ट आंसर होगा मोनार्क तितली विशेषज्ञता होती है कि यहाँ पर जिसकी अर्थ होता है कि वे अपने अंडे केवल मिल्क वीड पौधे पर ही देती है। ये किसकी विशेषता है? और ये मोनार्क तितलियों में लार्वा के विकास और वृद्धि के लिए एकमात्र खाद्य स्रोत बताती है। मिल्क वीड में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नामक एक रसायन होता है, और यद्यपि ये रसायन अधिकांश जंतुओं के लिए विषाक्त होता है, लेकिन मोनार्क झिल्ली के लिए अपर सहन करने के लिए विकसित करता है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 नंबर है, जनसंख्या के एवं जन स्वास्थ्य पसंदीदा मंच के बारे में विचार करना है। पहला बोला है, भारत के उपराष्ट्रपति इस मंच के अध्यक्ष होते हैं। पहला क्या होगा? 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, लोकसभा के महासचिव इस मंच के सचिव होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। इसका कारण बच्चों के कल्याण को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके प्रति सांसदों की जागरूकता ध्यान में वृद्धि रखता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों और कल्याण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रति सांसदों की जागरूकता और ध्यान वृद्धि करना, ताकि विकास प्रक्रिया में बच्चों का उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान कर सकें। आंसर 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 20 यहाँ से, रिक्लेम फ्रेमवर्क के बारे में विचार करना है, जो कभी कभी यहाँ पर भारत में सतत चक्रीय संसाधन उपयोग के संदर्भ में देखा जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत एक पहल है? आंसर हो जाएगा 20 का, ये पहल है कोयला मंत्रालय, सी यहाँ से आंसर है। रिक्लेम का अर्थ होता है खादानबंदी और पुनरुद्देशन के लिए तैयार किए गए एक संरक्षित सामुदायिक जुड़ाव और विकास ढांचे से होगा। ये खनन क्षेत्रों, सामाजिक और पारिस्थितिक संक्रमण के लिए एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका होती है। नोडल मंत्रालय इसे कोयला और जो कोयला मंत्रालय द्वारा नियंत्रित संगठन है उसके तहत यहाँ पर शुरू किया गया था। आंसर सी 21। स्ट्राइप्ड टाइगर तितली निम्नलिखित में से किस शासित प्रदेश या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राज्य की तितली घोषित की गई है? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ये की गई चंडीगढ़, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, राज्य वन्य जीव बोर्ड आधिकारिक तौर पर स्ट्राइप्ड टाइगर डानाउस जो जूनेटिया है उसको यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया। इसे एक सार्वजनिक मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, जहाँ इसे ब्लू टाइगर, प्लेन टाइगर और कॉमन जिजिबल जैसे अन्य यहाँ पर दावेदार पछाड़ते हुए कुल मतों का लगभग 54% प्राप्त किया है। और इस कदम का उद्देश्य था कि जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और इनके पारिस्थितिक तंत्र में जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, 21 सी। 24 और 22 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की 20 धरोहर सूची में शामिल है? 20 धरोहर सूची में शामिल हो जाएगा। आंसर यहाँ से हो जाएगा, एक तो यहाँ से आपका नालंदा विहार स्थित नालंदा का महाविहार पुरातात्विक स्थल। ठीक है, और पहला और दूसरा गलत है, माजुली द्वीप और यहाँ पर अमृतसर पंजाबी स्थित स्वर्ण मंदिर, इसमें नहीं होगा। ठीक है, जो 2016 में बिहार के नालंदा स्थित नालंदा महाविहार जो है इसका पुरातात्विक स्थल ली कोर्बुजिए इस जो स्थापत्यकार है उसमें आधुनिक प्रगति के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया गया था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 23 भारत के संवैधानिक इतिहास के संबंध में जीवी के राव के LM सिंघवी अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? आंसर हो जाएगा 23 का, ये संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन से संबंधित होंगी। 23 का ए करेक्ट है। 24 है, देखते हैं 24 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत के संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा?
करेक्ट है। सेकेंड, अनुच्छेद 15 राज्य को पिछड़े वर्गों की जो उन्नति के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान सहित सभी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने की अधिकृत करता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी आरक्षण लागू करने की शक्ति देता था, तो ये गलत होगी। तीसरी बात है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के पास किसी शैक्षणिक संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे की निरस्त करने की शक्ति होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, एनसीएमई द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त कोई अन्य न्यायालय विचार नहीं कर सकता है। चौथी बात गलत है, क्योंकि कोई भी उच्चतम न्यायालय के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर कोई भी कर सकता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? तीसरा सही है और पहला सही था। 1 और 3 दो बातें करेक्ट हैं। आगे आते क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने कावेरी का कोरी जो षड्यंत्र क्षेत्र है, ठीक है, उसके मामले में अभियुक्त यहाँ पर क्रांतिकारियों को बचाव के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर ये निभाई थी गोविंद बल्लभ पंत, भी यहाँ से सही आंसर होगा 25 का, ठीक है। 26 आते हैं, वह अपने एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य किरातार्जुनी के लिए प्रसिद्ध है। वह कोई नाटक नहीं है, ये कोई नाटक नहीं बल्कि महाभारत पर आधारित 18 सर्गों का एक महाकाव्य है जो पाशुपत यहाँ पर अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के साथ अर्जुन के लिए युद्ध पर केंद्रित होगा। ये विवरण निम्नलिखित में से किस लेखक का उल्लेख कर रहा है? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर रहा है सी, यहाँ से आंसर होगा भारवी का, ठीक है, भारवी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। किरातार्जुनी भारवी द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य, माना जाता है कि इसकी रचना 6वीं शताब्दी से पूर्व पहले हुई थी और इसमें 18 सर्ग जिसमें भगवान शिव राइट और अर्जुन के बीच यहाँ पर हुए युद्ध का वर्णन भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान के पारावार के संबंध में विचार करना देखते हैं। थार मरुस्थल भारत के एकमात्र गर्म मरुस्थली पारावाणी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, चिंकारा भारतीय गजल राजस्थान का राज्य पशु होगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है जो प्रवासी पक्षियों की अपनी जो समृद्ध विविधता उसके लिए प्रसिद्ध होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर है, हाल ही में प्राय सुर्खियों में रही अल्हाज जुहेला और गातुन झीलें निम्नलिखित में से किस जल निकाय से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर, ये जुड़ी हुई है पनामा नहर से, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा नहर के बीच वर्तमान एक यहाँ पर प्रमुख मुद्दा चीनी प्रभाव को लेकर अमेरिकी चिंताएं हैं और उन पर विशेष रूप से चीनी कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण बंदरगाहों के संचालन के संबंध में, ठीक है। आंसर क्या होगा? यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी 28 का करेक्ट आंसर है। 29 है, सौर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल और उनके जो दक्षता है मानकों के संबंध में विचार करना है। ये बोला है कि सौर फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल की दक्षता में तात्पर्य मानक परीक्षण स्थितियों में तहत यहाँ पर कुल आपतित और सौर विकिरण जो उपयोगी है उसकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने को लेकर पैनल की क्षमता से होगा। पहला 29 का करेक्ट है। सेकेंड, कम दक्षता वाले पैनलों की तुलना में समान विद्युत उत्पादन के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पैनलों की आवश्यक रूप से अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कम दक्षता वाले पैनलों की तुलना में उच्च दक्षता वाले पैनलों के समान मात्रा में विद्युत उत्पन्न करने के लिए वास्तव में कम पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में उच्चतम प्रतिशत को लेकर के विद्युत प्रदान कर देते हैं और इसलिए क्या होता है वे अधिक सघन आकार वाली उतनी ही वाट की प्राप्त करेंगे। तीसरा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और फोटोवोल्टिक पीवी मॉड्यूल के लिए न्यूनतम दक्षता मानकों को अनिवार्य करने हेतु उत्तरदायी होगा। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 30 है 30, ताम्र पाषाण जो है उसके बारे में। ताम्र पाषाण काल के सिंधु घाटी सभ्यता के बीच यहाँ पर संस्कृति है उसके बीच यहाँ पर अंतर के संबंध में विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जबकि यहाँ पर ताम्र जो पाषाण संस्कृति थी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर नहीं करते थे। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 30 का पहला स्टेटमेंट आपका जो यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड, यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक असमानताओं के कई यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए, किंतु ताम्र पाषाण काल में ऐसी अमानताएं
यह असमानताएं अनुपस्थित थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, अनुपस्थित नहीं थी, ऐसा यहाँ पर नहीं बोल सकते कि अनुपस्थित थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके असमानता के शुरुआती लक्षण यहाँ पर कुछ दिखाई देते थे। तीसरी बात है, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं ताम्रपाषाण संस्कृति की पृष्ठभूमि मूलतः ग्रामीण थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। 1 और 3 आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। झील और यहाँ पर देश बोल रहा है कौन सा है, ठीक है। तंगानिका झील क्या होगा? 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, नाइजीरिया इसमें नहीं होगा, क्योंकि तंगानिका झील ये पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की, सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, और रूस बैकाल क्षेत्र झील के बाद ये दूसरी सबसे गहरी झील भी होगी, ठीक है। सेकेंड बात है टिटिकाका झील, ये उरुग्वे। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है। क्यों? क्योंकि टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। आगे बाल्कास झील ईरान, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाल्कास झील ये कजाकिस्तान के पूर्व मध्य में स्थित है। तीनों बातें गलत हैं, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन 32 32 नंबर है, आधुनिक चिकित्सा के संबंध में बायोलॉजिक्स क्या है? 32 का आंसर हो जाएगा बायोलॉजिक्स जो है ये जीवों की जैसे जीवित जीवों जैसे कि कोशिकाओं, उत्तकों ये सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न औषधियाँ होती हैं। भी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश के संबंध में विचार करना है। उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से एक कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। 33वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श की जाती है। जिला न्यायाधीश के रूप में सीधे प्रवेश स्तर पर नियुक्ति के लिए बार वकील जो होते हैं उसके रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का अभ्यास अनिवार्य होता है। पहला गलत है। सेकेंड बात है, उनके पास दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों के मूल अपीली क्षेत्र का अधिकार होता है। ये बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, 33 का बी। 34 नंबर है, बौद्ध जो संघ है उसके बारे में विचार करना है। संघ की सदस्यता निम्न जातियों सहित विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि थी उनके लोगों के लिए पर खुली थी। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, बुद्ध ने प्रारंभ में ही महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे दी थी। ये बात क्या होगी? ये बात गलत है, क्योंकि बुद्ध ने प्रारंभ में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था, और भिक्षुण जो संघ थे उसकी स्थापना बाद में वैशाली में हुई थी, और वे अब उसी टाइम तक भी यहाँ पर क्या थे, जो विमाता प्रजापति गौतमी इसके लिए निरंतर आग्रह किया और आनंद उसके पक्ष में मध्यस्थता की थी। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। 35 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। कौन सा पूंजी संरक्षण बफर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पूंजी संरक्षण बफर का सर्वोत्तम वर्णन करता है, आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये ऐसी यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी होती थी जिसे बैंकों के संकट की स्थिति के निपटने के लिए इसके अपने पास रखना आवश्यक अनिवार्य होता था। सी क्या होगा? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समान अवधि के दौरान जब समान अवधि के दौरान अर्थात तब जब संकट का समय न चल रहा हो, है ना, इसको बोलते हैं समान अवधि में, राइट। बैंकों द्वारा पूंजी बफर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था, और इसका प्रयोग बैंकों को संकट के यहाँ पर समय में प्रयोग किया जा सकता है। सी करेक्ट आंसर है। 36 नंबर है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संबंध में विचार करना है। अवधि और इसका अर्थ क्या होगा? 36 का पहला बोला है कामिन, ये भूमिहीन कृषक मजदूर थे, ठीक है। सेकंड, खुद का वह कृषक जिसके पास भूमि थी। सेकंड यहाँ से क्या होगा? सेकंड भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मुजारियन थे वे काश्तकार जो उच्च दर पर भू राजस्व का भुगतान करते थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बातें भी करेक्ट है, तीनों बातें एकदम सही है। 36 का आंसर डी। 37 नंबर है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में घंटी यंत्र का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर, पानी को ऊपर उठाकर सिंचाई करने वाला उपकरण होगा। बी 37 का क्या होगा? सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि पर घंटी यंत्र जिसे आरघट या फारसी पहिया के नाम से भी जानते थे, ये प्राचीन और प्रारंभिक मध्ययुगीन भारतीय यांत्रिक उपकरण के इसका उपयोग कुओं और सिंचाई के लिए पानी निकालने के लिए किया जाता था। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। 38 नंबर है, चारवाक दर्शन के संबंध में विचार करना है। बृहस्पति को इस दर्शन का संस्थापक माना जाता है। 38 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये भौतिक जगत के अतिरिक्त किसी अन्य अस्तित्व को नहीं मानता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी सही है। तीसरा,
उसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि उसके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 4 तत्वों से बना है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 5 तत्वों से होगा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर एक्ट के यहाँ पर तहत विचार करना है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। पहली बात गलत है। सेकंड, इसने भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया और 1853 के चार्टर एक्ट ने नहीं। ये गलत हो जाएगी बात। आंसर क्या है? दोनों बातें गलत है, डी। क्वेश्चन 40 नंबर है, मोहनजोदड़ो से मिली प्रसिद्ध यहाँ पर मूर्ति, जिसे पुजारी जो राजा के नाम से यहाँ पर जाना जाता था, निम्नलिखित में से बनी किससे? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये स्टियाटाइट इसका आंसर होगा सी, 40 का। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भरतपुर नामक जाट राज्य की स्थापना सूरजमल ने की थी। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि भरतपुर जाट राज्य की स्थापना चूड़ामल और बदन सिंह ने की थी। ये बात गलत हो जाएगी। राजा सवाई सिंह ने जाटों से छीनी गई भूमि पर जयपुर शहर की स्थापना कराई थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 42 सिगेलोसिस के संबंध में विचार करना है। ये वायरल संक्रमण जो मुख्यतः आंतों को प्रभावित करता है। पहली बात क्या होगी? 42वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो सिगेलोसिस है एक आंतों का संक्रमण जो सिगेला नामक जीवाणु परिवार के कारण होता है, ना कि विषाणु के कारण। हालांकि ये मुख्यतः आंतों को प्रभावित करता है और फिर इसे वायरल संक्रमण कहना गलत हो जाएगा। ये बात गलत है। सेकेंड, यह मुख्यतः दूषित भोजन और जल के माध्यम से खराब स्वच्छता के कारण फैलता है। ये करेक्ट है, आंसर 42 का बी। 43 नंबर है, वन हेल्थ दृष्टिकोण जो है उसके बारे में विचार करना है। यह मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के बीच अंतर संबंध को मान्यता देता है। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वह मुख्यतः जूनोटिक पशु जनित रोग को नियंत्रित करने में संबंधित होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वन हेल्थ एक व्यापक ढांचा है जिसमें खाद्य सुरक्षा, प्रतिजैविक प्रतिरोध और पर्यावरण प्रदूषण शामिल है, लेकिन इसका प्रमुख व्यवहारिक अनुप्रयोग और ऐतिहासिक प्रेरक कारक जूनोटिक जो रोग हैं उसमें पशुओं और मनुष्यों के बीच फैलने वाला रोग रेबीज, एबोला, इसको नियंत्रण में रहता है। और यहाँ पर अधिकांश वैश्विक वन हेल्थ पहले पशुओं मनुष्यों से फैलने को लेकर के केंद्रित हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं, 43 का आंसर सी। 44 है, भारत की यहाँ पर जो समृद्ध साहित्यिक परंपरा उसके संबंध में विचार करना है। दार्शनिक कृति तत्वोपलब्ध सिंह रचना किसके द्वारा रची गई थी? ये किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 44 का ए, जयरासी भट्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, जयरासी भट्ट जो संभवतः 800 से 840 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में वो एक भारतीय दार्शनिक थे जिन्हें योग्य संशयवादी माना जाता था। इन्होंने एक प्रकार के पद्धतिगत संशयवाद का सहारा लिया था और भौतिकवाद, चारवाद, लोकायत विचारधारा से संबंधित थे। करेक्ट आंसर 44 का भी करेक्ट है। 45 नंबर 45, भू अभियांत्रिकी के तकनीकों के बारे में विचार करना है। सौर विकिरण प्रबंधन से आने वाले सौर विकिरण को कम किया जा सकता है। 45 पहला करेक्ट है। सेकेंड, महासागरीय जो उर्वरीकरण है उससे कार्बन अवशोषण में वृद्धि होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। पश्चात मेघ में पतले होने के मुख्यतः सौर विकिरण के प्रवर्तित होती है। सौर विकिरण में प्रवर्तित होता है, वृद्धि होती है, जिससे वैश्विक तापमान में कमी आती है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यद्यपि इस तकनीक का उपयोग वैश्विक तापमान को कम करना, लेकिन वर्णित प्रक्रिया में यहाँ पर गलत बोला है, क्योंकि पश्चात मेघ ऊंचाई पर स्थिर होते हैं और वे एक कंबल की तरह काम करते हैं और पृथ्वी से निकलने वाली जो धीर तरंग है उसको अवरक्त विकिरण को रोक लेते हैं। और पश्चात मेघ को पतला करने का उद्देश्य इन मेघों को पतला करना या समाप्त करना, ताकि ऊष्मा जो होती है उसमें अंतरिक्ष में की जा सके और अंतरिक्ष में जा सके और बजाय इसके कि आने वाले सूर्य की किरण प्रवर्तित किया जाए। तो बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है ए। 46 है, ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ के बारे में विचार करना है। ये किस निकाय बहुआ में गरीबी सूचकांक की नोडल एजेंसी बनाई गई है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर नीति आयोग इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
नीति आयोग इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, इसका 10 साल पूरा हो चुका, तो नीति आयोग से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा और डीप जाके अच्छा सा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वजह से नीति आयोग को बहुत अच्छा सा कवर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में विचार करना है। पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या होगा? सबको पता होगा पित्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है। देखो पित्रा ड्यूरा का जो अर्थ होता है 47 का करेक्ट आंसर ये होता है कि अर्ध कीमती पत्थरों का उपयोग करके बनाई गई चित्रमय मोज़ेक कलाकृति। ये यहाँ से 47 का सही आंसर है। 48 है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संबंध में बरीद शब्द का अर्थ क्या होगा? बरीद शब्द का तात्पर्य क्या है? बरीद यहाँ पर दिल्ली सल्तनत काल में सूचना एकत्र करने वाली साम्राज्य विभिन्न हिस्सों पर बरीद नामक एक गुप्तचर नियुक्त किए गए थे और मुख्य रूप से बरीद के रूप में केवल उन्हीं कुलीन व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो शासक के पूर्ण विश्वास पर पात्र होते थे। बी करेक्ट आंसर 48 का। 49 है, एशिया और यहाँ पर जो प्रशांत क्षेत्र है इसका आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण 2024 जारी किया गया था, ठीक है। जारी किया गया था किसके द्वारा? करेक्ट आंसर देगा जारी किया गया था एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक योजना आयोग द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है 49 का। क्वेश्चन 50 है 50, क्रय शक्ति समता पीपीपी के आधार पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संबंधित निम्नलिखित में से विचार करना है। क्रय शक्ति के लिहाज से भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत 2008 में ही क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। वर्तमान में पीपीपी के आधार पर सिर्फ 5 देश चीन, अमेरिका, भारत और जापान, रूस होंगे। पहला गलत है। सेकेंड बात है, पीपीपी के संदर्भ में भारत की जीडीपी के उसके नाममात्र जीडीपी से कहीं अधिक होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट होगा बी। 51 है, 51 बोला है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में निक पॉइंट सबसे अधिक निकटता से संबंधित होता है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर ये संबंधित होता है एक नए आधार पर स्तर के अनुरूप जो यहाँ पर नदी प्रोफाइल है उसका समायोजन करना। बी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 52, इन्वर्टेड यहाँ पर ड्यूटी स्ट्रक्चर के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये बोला है कि इसके तहत तैयार माल उच्च आयात शुल्क जबकि यहाँ पर मध्यवर्ती माल पर निम्न आयात शुल्क अधिरोपित किए जाते हैं। पहला क्या होगा? 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, अपोजिट बात दे रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या प्रतिलोम जो शुल्क संरचना जिसको बोलते हैं ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ तैयार माल पर आरोपित किया जाने वाला शुल्क इस माल के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल को आरोपित किए जाने वाले वास्तविक की तुलना में काफ़ी कम होता है। सेकेंड, इसका घरेलू विनिर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा जो अंतिम उत्पाद है इसका आयात सस्ता होता है जिससे घरेलू जो विनिर्माण उद्योग है उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ओनली 2 करेक्ट है बी। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 52 क्वेश्चन आज कवर करेंगे, ठीक है। कल करेंगे 53 से 100 क्वेश्चन तक इसको हम लोग खत्म कर देंगे, तो टेस्ट नंबर 32 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी टाइप से हम लोग निकालेंगे टेस्ट नंबर 33, 33, फिर 34, ऐसे करके 35 पेपर है हम लोग इसको कवर कर लेंगे 15-16 तारीख तक में, ठीक है। तो अच्छे से आपके यहाँ पर पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जो फुल लिंक चल रहा है अभी नेक्स्ट आईएएस का हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट नंबर 3, कल हमने टेस्ट नंबर 3 किया था लेकिन गलती से उसमें जो बीपीएससी का वीडियो अपलोड हो गया था ना उसके ऐड में ही, तो आज हम लोग 3 पेपर देख लेंगे नेक्स्ट आईएएस का फुल लेंथ यहाँ पर पार्ट 1 को, राइट। और यहाँ से जो मनी टेस्ट है वो हम लोग यहाँ पर शाम को कोशिश करेंगे करने की, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको, कुछ डाउट रहेगा पूछोगे और यहाँ पर जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक को जाकर बहुत अच्छे से कवर करो। जैसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जरूरी नहीं कि 2 स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन पूछे, तो और बातें इसकी कवर कर सकते हो। अपना जो आपके पास नोट्स है ना, ये गूगल सर्च करके आप यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हो क्या है ये, ठीक है। जैसे इंडो इस्लामिक यहाँ पर स्थापत्य तो आपका स्टैटिक टॉपिक है, ये तो पता होना चाहिए, है ना। मध्य भारत को लेकर के इसी कैसे संबंधित होंगे ये सब पॉइंट आप देख सकते हो। तो टॉपिक अब क्या करो, देखो लास्ट टाइम है आपका ये क्वेश्चन आप लिमिटेड सॉल्व करो, जैसे कि 50-50 क्वेश्चन, 60-60 क्वेश्चन, ऐसा आप टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि टॉपिक पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा इंपॉर्टेंट जो इन्वर्टेड ड्यूटी से, तो ये स्टेटमेंट नहीं देगा, हो सकता है देते लेकिन बहुत कम चांस होते हैं। तो यूपीएससी अपना स्टेटमेंट देगा तो उसके हिसाब से टॉपिक कवर करो अच्छे से, अच्छा, ठीक है। बाकी यहाँ सेंड करते कुछ पूछना रहेगा तो आप कमेंट करके टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने 30 दिन का प्रोग्राम निकाला था, उसमें से आज करीब क्या तारीख है, आज 9 तारीख है ना, तो 9 तारीख को आज हमको टारगेट क्या देना है मैं आपको देख के बताऊंगा, और टारगेट भी आपको वहाँ से टॉपिक पूरा मिल जाएगा 9, 10, 11 का जो भी आपका था, शायद इन्वायरमेंट का था, है ना। एक बार मैं देख लूँगा, टेलीग्राम जोड़ोगे तो आपको सब टॉपिक मिलते रहेंगे, कैसे कैसे टॉपिक लास्ट टाइम पे क्या क्या पढ़ना है वो सब आपको यहाँ से कवर करना है, राइट। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।